दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात हमने पहले करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनके बारे में बात करेंगे और उस एक्ट को उस कमियों को सुधारने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था उस एक्ट में हमने देखा था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने एक उच्चतम न्यायालय की उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक स्थापना कर दी थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने के साथ में ही जो गवर्नर जनरल की परिषद थी और जो उच्चतम न्यायालय था उनके बीच में मतभेद होना चालू हो गए थे। मतभेद कैसे होना चालू हो गए थे? मतलब कि अगर जैसे कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी वो अगर कुछ भी कानून बनाती थी तो जो कोर्ट वाले थे, जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय वाले थे, जो न्यायाधीश थे, जो सर्वोच्च न्यायालय था, वो क्या करता था, वहां पे जाके वो ये चीज बोलता था कि ये जो आपने कानून बनाया है ये गलत कानून बनाया है। वो उनके बीच में दोनों की सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही थी कि गवर्नर जनरल परिषद वाले बोलते हैं कि हम सुप्रीम है, ये लोग बोलते थे कि हम सुप्रीम है, सर्वोच्च न्यायालय वाले। तो इन दोनों के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए और इन कमियों को दूर करने के लिए फिर एक एक्ट लाया गया जिसे बोलते हैं हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देखते हैं हम कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या जो इन्होंने कानून वहां से बनाए थे और इसके लिए क्या क्या जो चीजें थी, जितनी भी चीजें थी जो एक्ट में लिखी गई थी वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या बात हुई थी? ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि कंपनी, जो गवर्नर जनरल परिषद थे कंपनी में, उनके और जो उच्चतम न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय, उनके बीच जो उनके बीच के जो संबंध थे उनका सीमांकन कर सके। मतलब उनके संबंधों के बीच का सीमांकन कर सके कि इनके जो मतभेद हो रहे थे उनको रोका जा सके, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो और ब्रिटिश सरकार को जहाँ पे जो प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट भी उनको मिल सके। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। तो इस एक्ट में सबसे पहले क्या चीज हुई? सबसे पहले ये चीज हुई कि ये एक्ट किस लिए लाया गया था? ये एक्ट लाया गया था कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करने के लिए। किसके लिए लाया गया था? कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध के बीच संबंधों का सीमांकन करने के लिए। इसके बाद में दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो कंपनी थी, कंपनी को यहाँ पे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए कानून बनाने की, विधि बनाने की पूरी अनुमति दे दी गई थी। पहले इनके पास कानून बनाने की उतनी अनुमति नहीं थी क्योंकि ये बीच में आ जाते थे, हस्तक्षेप कर लेते थे। तो वहां पे इनको क्या दे दिया कि कानून बनाने की इनको विधि दे दी गई। किसके लिए? कंपनी को या बंगाल की सरकार को, जो बंगाल में सरकार वहां पे थी, बंगाल की सरकार को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि बनाने की, विधि मतलब कानून बनाने की अनुमति दे दी। ये दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या था कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय था इनको एक चीज बता दी गई कि अगर कंपनी का कोई भी अधिकारी या गवर्नर जनरल परिषद का कोई भी अधिकारी अगर सरकारी हैसियत से कोई काम करे, अगर वो सरकारी अधिकारी कोई सरकारी हैसियत से काम करता है या सरकार के लिए कोई काम कर रहा है या कंपनी के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब कि अगर वो कोई भी कानून बना रहा है,
सरकार के लिए, मतलब सरकार की तरफ से जब वो सरकारी पद पे हो, मतलब खुद के निजी तौर पे नहीं कर रहा, वो सरकार के लिए कर रहा है, सरकारी हैसियत के तौर पे कर रहा है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके किसी भी कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इससे मैं एक चीज और बताता हूँ कि क्या चीज आ रही थी कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वहां के जो भारत के जो नागरिक थे ना, वो भी गवर्नर जनरल परिषद के खिलाफ यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास में पहुंच जाते थे बार बार, और बार बार उनको जाके बोलते थे कि ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ये गलत कानून बना रहा है, ये ऐसी ऐसी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा चल रही थी उस टाइम पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। तो ये एक अलग परेशानी और चल रही थी। तो गवर्नर जनरल परिषद वालों ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहां पे बना हुआ था ब्रिटिश सरकार में, ताकि वो एक कंपनी के मामलों को, जितने भी मामले थे उनको रेगुलेट कर सके, उनके लिए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में उन्होंने रिक्वेस्ट पहुंचाई गवर्नर जनरल परिषद ने कि ये हमारा जो काम है, हम कोई कानून बना ही नहीं पा रहे हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, हमारे सारे कानूनों को अवैध घोषित कर देता है, बोलता है कि ये आपने गलत कानून बनाए। तो ये इनका भी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये क्लियर कर दी बात, सर्वोच्च न्यायालय को बता दिया कि आप जब भी अगर कोई कंपनी का अधिकारी सरकारी हैसियत से कोई काम करेगा या कोई कानून बनाएगा या उसका क्रियान्वयन करेगा, तो आप उसमें, सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को ये आदेश दिया कि अगर गवर्नर जनरल परिषद का अधिकारी सरकारी हैसियत से कोई कानून बनाता है और उसका क्रियान्वयन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को, जो कंपनी के गवर्नर जनरल जो परिषद थी, इनको थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल गई, तो इनके मामले में अब कोई इतनी ज्यादा परेशान नहीं करता था वहां पर। चौथी चीज इसमें एक और चीज क्या करी कि जो कंपनी, ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल परिषद दोनों को ये आदेश दिए गए कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हो, कोई भी कानून बना रहे हो या उसका कोई भी आप क्रियान्वयन कर रहे हो या उसको चलाने के लिए आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, तो वो भारत के जो नागरिक हैं उनके धार्मिक और उनके रीति रिवाज हैं, उनको सम्मान करते हुए करें, मतलब उनका सम्मान करते हुए उनका निर्देशों का पालन करें। ये उन्होंने निर्देश दिए। क्या दिए निर्देश? उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश और कंपनी अपने बनाए गए कानूनों का पालन भारतीय नागरिकों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का
सम्मान करते हुए कर। ये इनको आदेश दिए गए, ये इनको आदेश दिए गए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जितने भी गवर्नर जनरल परिषद वाले जो सदस्य थे, इन लोगों ने क्या करा था कि भारत के नागरिकों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना इन लोगों ने चालू कर दिया था उस टाइम पे। और ये कंपनी वाले जितने जो मर्जी चाहे उस तरीके से काम करते थे, राजस्व लेते थे, और वहाँ के लोगों को कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी, कुछ भी चीजें नहीं मिलती थी, और उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित। तो वहां से ये चीज उनको भी पता चली, और यहाँ से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ये इनको आदेश भी दिए कि आप उनके धार्मिक और उनके सामाजिक उनका सम्मान करके कोई भी कानून अगर आपको बनाना है तो उनका सम्मान करते हुए कोई कानून बनाना। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। जो चीजें मैंने बताई ये 4 पॉइंट हैं। जैसा कि कंपनी जो ये एक्ट आया था ये किस लिए आया था, कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय के जो संबंध थे उनके बीच सीमांकन करने के लिए आया था। और इसमें बंगाल सरकार को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि बनाने के लिए अनुमति दे दी। और सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश दिया कि अगर गवर्नर जनरल परिषद का कोई भी अधिकारी सरकारी हैसियत से अगर कोई काम करता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके साथ में ही उच्चतम न्यायालय के आदेश के मतलब उच्चतम न्यायालय का अगर कोई आदेश होगा और जो कंपनी गवर्नर जनरल परिषद अगर कोई कानून बनाती है तो दोनों किस चीज में करेगा, अपने भारतीय मतलब जो भारतीय नागरिक थे उनके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर उनका सम्मान करते हुए उसका पालन करवाएंगे। तो ये चीज थी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। आओ अपन बात करते हैं, अब बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था और इसके कारण क्या थे। पिट्स इंडिया एक्ट का ये नाम से पता चल रहा है हमको कि वहां के जो ब्रिटिश सरकार के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मतलब उस टाइम पे जो 1784 के टाइम पे जो उनका प्रधानमंत्री था उसका नाम था विलियम पिट्स। तो ये विलियम पिट्स के नाम पे ही ये जो एक्ट था ये वहां से उस टाइम पे ही ये कानून लाया गया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या चीजें हुई थी कि जब हमने बात करी थी कि रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था 1773 में, तो वहां पे क्या हो गया था कि गवर्नर जनरल जो परिषद थी उसमें मतलब गवर्नर जनरल की पावर में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। उनमें एक सीमांकन कर लगाया गया, मतलब उनकी एक सीमा हो गई थी कि गवर्नर जनरल परिषद, जैसे मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल परिषद की 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई थी 4 सदस्यों की। तो वो गवर्नर जनरल जो था वो कोई भी कानून बनाने के लिए उसको परेशानियां होती थी, क्योंकि अगर 2 लोग उसके साथ में नहीं रहेंगे तो वो कोई कानून पास नहीं करवा पाता था। तो ये उसको परेशानी हो रही थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या चीज लेके आए वो कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें एक कानून बनाया गया कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी उसके जो 4 सदस्य थे वो 4 सदस्यों से घटाकर उसको 3 कर दिया गया। 3 सदस्य जो ये परिषद बना दी गई, फिर उसको 4 से घटाकर 3 कर दिया, ताकि जितनी भी ये चीजें हैं कि जो गवर्नर जनरल परिषद मतलब गवर्नर जनरल का परिषद के साथ में मिलकर वो वोट देके आराम से अपना कोई भी कानून पास करवा सके। तो पहला इसका जो चीज थी गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। कैसे कर दी गई थी? अब जैसे ये गवर्नर जनरल है, अब इसकी क्या हुई परिषद में कितने 3 लोग हैं सर, जो 3 मेंबर है ये 3 मेंबर है सिर्फ गवर्नर जनरल की परिषद में। अब क्या होगा कि अगर एक भी इसके साथ में है, अगर एक ने भी इसके साथ में ये वोट दे दिया तो इसकी कोई भी कानून पास करवा देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक वीटो पावर उन्होंने और दे दी।
अगर गवर्नर जनरल परिषद एक भी इसके साथ में, परिषद का मेंबर एक भी इसके साथ में हो गए गवर्नर जनरल के, तो ये क्या करेगा, अपनी खुद की वीटो पावर लगा के वो एक्ट को, कोई भी कानून को पास करवा देगा। मतलब कोई भी कानून होगा इसका, उसको आराम से पास करवा देगा। तो ये इसकी क्या होगी, इस एक्ट से इसकी पावर बढ़ गई। इसके साथ में क्या चीज हुई, इसके साथ में यहाँ पे एक चीज कर दी इन्होंने कि गवर्नर जनरल जो परिषद थी, जैसे इसकी ये पावर बढ़ा दी गई थी। अब क्या हुआ था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, हमने जहाँ पे हमने पहले देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसकी संख्या 24 थी, वो क्या करते थे, वो ये कंपनी के सारे मामले संभालते थे उस टाइम पे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो इनका जो निदेशक मंडल था, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल की जो जैसे 24 संख्या थी उसकी, तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी कि आप व्यापारिक मामले की देखरेख सारी करिए, लेकिन जो राजनीतिक जितने भी मामले थे, जितने भी राजनीतिक मामले थे, उनके लिए एक नियंत्रण मंडल, जो एक नियंत्रण मंडल था, उसकी स्थापना कर दी, उसका निर्माण कर दिया। नियंत्रण मंडल मतलब इंग्लिश में अगर हम बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी, ताकि जितने भी राजनीतिक मामले हैं वो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले संभालेंगे, और जितने भी व्यापारिक मामले हैं उनकी अधीक्षण की अनुमति किसको दे दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी। निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की इनको क्या कर दिया गया, इनके जितने भी व्यापारिक मामले थे उनके अधीक्षण की अनुमति इनको दे दी गई, और एक मंडल बना दिया जिसको नियंत्रण मंडल बना दिया, नियंत्रण मंडल, जिसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका निर्माण कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण करा। किस चीज के लिए, राजनीतिक मामले संभालने के लिए। राजनीतिक मामले संभालने के लिए यहाँ पे एक नियंत्रण मंडल की स्थापना कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे एक द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे स्थापित हो गई भारत में, क्योंकि व्यापारिक मामले जो थे वो कौन संभाल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो राजनीतिक मामले थे वो कौन संभाल रहा था, नियंत्रण मंडल। तो ये एक द्वैध शासन का उदाहरण है, यहाँ पे एक द्वैध शासन प्रणाली चालू हुई। इससे द्वैध शासन प्रणाली चालू हो गई। अब इसके बाद में एक चीज और क्या हुई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक और हुई इसमें कि जितने भी मतलब जो कंपनी के जो क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन जितने क्षेत्र आते थे, उनको पहली बार ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत उनको लाया गया। मतलब पहली बार कहा गया है कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हैं, मतलब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वो चीज आते हैं, वो सारे क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते हैं। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको क्या कर गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो कंपनी के भारत, मतलब कंपनी के भारत में कंपनी और भारत के जो जितने भी शासन की जितनी भी चीजें थी वो किसके अंतर्गत आ गई, वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गई। एक चीज और, ये पॉइंट लिख देते हैं इसमें कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत या फिर ब्रिटिश सरकार ने ले ली,
ब्रिटिश सरकार ने कंपनी और भारत में प्रशासन को अपने अंतर्गत ले लिया। अब ये डायरेक्ट रूल करने लगे। इन्होंने बता दिया कि यहाँ से कंपनी के जितनी भी चीजें हैं और भारत में जो भी शासन होना है, प्रशासन होना है, उसको किसने ले लिया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा। वो वहां से एक्ट पारित करेंगे और उसके द्वारा ही ये चलाया जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने ये सारी बातें कही। क्या क्या बातें कही? गवर्नर जनरल परिषद की संख्या, सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिससे गवर्नर जनरल की पावर में बढ़ गई, क्योंकि इसको वोटिंग वीटो पावर भी मिल गई थी। अगर एक भी सदस्य इसके साथ में हो जाता तो इसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसने कानून ये आराम से पास करवा लेता था। इसके साथ में निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक जितने भी मामले थे उनके अधीक्षण की अनुमति दे दी। और उसके अलावा नियंत्रण मंडल, जो एक नियंत्रण मंडल की स्थापना कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो राजनीतिक मामले संभालेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इस एक्ट से इन्हें कंपनी ने, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कंपनी को भी, और यहाँ पे भारत में भी क्या चीज इसमें यहाँ से बता दी गई कि जो ब्रिटिश जो सरकार है वो अब डायरेक्ट शासन करने के लिए यहाँ पे आने वाली है। धीरे धीरे करके उन्होंने ये बताना चालू कर दिया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया था तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया था कि कंपनी को यहाँ पे रोक दिया जाए, उनकी पावर को थोड़ा सा कम करा जाए, उनकी पावर में थोड़ी सी सीमा लगाई जाए। तो इस चीज के लिए वहां पे रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। अब धीरे धीरे करके ये इनकी जितनी भी पावर्स है, कंपनी की पावर्स इन्होंने छीनना चालू कर दी। क्यों चालू कर दी छीनना? इसका भी एक कारण है। ये इसलिए इन्होंने चालू कर दी क्योंकि इनके पास में जितने भी थे, जैसा मैंने पहले बताया था पहले वाली वीडियो में, कि कंपनी के जितने भी जो अधिकारी थे ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। और ये अधिकारी क्या करते थे, वहां पे जो ब्रिटिश संसद है वहां पे जाके वहां की सीटें खरीदते थे। ये मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया था कि इतना पैसा था इनके पास में कि वहां पे जाके पैसा खिला खिला के वहां की सीटें खरीद लेते थे। अब वहां पे भी इनकी चलने लगी थी, इनकी बहुत ज्यादा पावर हो गई थी, जो चाहे वो ये कर सकते थे, इनके पास में बहुत ज्यादा पावर होने लगी थी। तो वहां के जो ब्रिटिश संसद में वहां से ये चीजें निकाली गई कि ये अगर बहुत ज्यादा, अगर और इनको रोका नहीं गया तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अगर कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो ये वहां पे ब्रिटेन में भी जो सरकार है उसको भी कहीं अपने अधीन ना कर लें। तो इसलिए इनकी जो पावर थी उसको रोकने के लिए ये सारे एक्ट इन्होंने लाना चालू कर दिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चालू हो गया था। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से? ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ था और वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। मतलब कि धीरे धीरे करके जो बड़ी बड़ी वहाँ की ब्रिटेन की और भी कंपनियां थी उन्होंने अलग अलग जगह जाके यूरोप में अपने कंपनियां स्थापित करने लगे थे, फैक्ट्रियां स्थापित करने लगे थे, और पूरे में अपने व्यापारिक मामलों को उन्होंने अच्छे से सेटल कर लिया था, अच्छे से हर जगह फैलाने लगे थे। अब हम बात करेंगे इसमें जो आगे आने वाला है 1813 का चार्टर एक्ट, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि वहां से ब्रिटिश सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनना चालू हुआ और कैसे दबाव बन के चालू होने से जो ये कंपनी का जो शासन था, जो कंपनी के शासन के लिए इनसे कैसे शासन छीना गया कंपनी से, मतलब इनके जो व्यापारिक एकाधिकार था वो कैसे छीना गया और एक से प्रशासनिक बॉडी इनको बना दिया। वो आगे आने वाले हम चार्टर एक्ट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस एक्ट में इतना ही जानने के लिए था, डिटेल्ड वीडियो थी ये इस एक्ट की, इतनी ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, तो यही पढ़ना रहता है। अगले आने वाले वीडियो में हम 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर आगे के जितने एक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे।